नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, बीपीएससी पीटी 71 के लिए हम लोग जो रिवीजन बैच लेकर आए हैं उसमें हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री शुरू किया है। जिसमें हम लोगों ने जो सारा जीएस का पोर्शन है वो सारा पोर्शन आपको करवाएंगे और ये हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में चल रहा। आप स्काई एकेडमी 360 पर जाकर ये चीज़ देख सकते हैं। और सारे आप जानते हैं 10 जो क्वेश्चन है वो आपको मैथ रीजनिंग से भी आता है, तो वहाँ का भी क्वेश्चन आप जो जो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो टॉपिक आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं, आपका एक पैरेलली कोर्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का चला रहे हैं, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री हमने शुरू किया है। और साथ साथ क्या करें, आप जानते हैं कि बहुत सारा जीएस का टॉपिक आपसे पूछा जाता है, तो एक ही टॉपिक से आपका तो काम बनेगा नहीं, इसलिए हमने क्या किया है, एक पॉलिटी का सेक्शन भी आपको पैरेलली चलाएंगे। तो पॉलिटी और हिस्ट्री साथ में चलेगा तो क्या होता है, एक मेजर जो एरिया है आपका कवर हो जाता है, जो आपका एक क्वालिफाइंग जो मार्क्स है आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर आपको करंट अफेयर्स करके आप मतलब कि पीटी क्वालिफाई कर लाते हैं। तो करंट अफेयर्स भी हम लोग लाएंगे, लेकिन आज के लिए जो हम देखेंगे दोस्तों, ये आज का जो लेक्चर है वो हम लोग पॉलिटी के लिए डिस्कस करें। आप जानते हैं पॉलिटी बहुत ही मेजर सेक्शन है आपको बीपीएससी पीटी के लिए। अब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको अनुच्छेद से, आर्टिकल से। आप जानते हैं इस बार भी आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उतना ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पूछा जाता है। आपको जो ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो आपके डेली लाइफ में जो आपको पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, प्रधानमंत्री से रिलेटेड कौन से आर्टिकल में उनको चुना जाता है, कौन से आर्टिकल से आपको इमरजेंसी लागू होता है, और जो बहुत सारा जो एक्ट बना है। आपको जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो ब्रिटिश राज करता था यहाँ पर, तो आप जानते हैं बहुत सारा रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, ये सारा जो कानून बनाया जाता था ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा, वो सब कानून से एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता। और ये मतलब कि मस्ट है, मतलब पूछा ही जाता है। और आप यूपीएससी भी बीपीएससी देख ले तो दो क्वेश्चन आपको रेगुलेटिंग चार्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस तरह के जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो वही सब सारा टॉपिक आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो यह कोर्स आपको पूरा कंप्लीट पीटी के लिए कराया जा रहा है दोस्तों, जो कि मतलब मेनली इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको दोस्तों, जो संविधान है वो जानते हैं आज के समय में हर एक देश में अपना एक संविधान होता है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसी तरह इंडिया में क्या है, एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। और बहुत ज़्यादा परेशानी से, बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि आपको पूरा अगर समय लग गया तो वो 2 साल से भी ज़्यादा समय लग गया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो बहुत सारा परेशान हुआ, बहुत जगह से चीज़ों को बोरो करना पड़ा, समझना पड़ा, क्योंकि देश का, अपना देश का जानते हैं, जो भारत देश का आपको कल्चर देख सकते हैं, डाइवर्सिटी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मतलब बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत मतलब प्रांत के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह के लोगों का अलग कल्चर होता है, खान पीन होता है, हर एक चीज़, पहनावा अलग होता है। इसलिए सब चीज़ को ध्यान में रखते एक संविधान को गठित किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी, अंग्रेजों से भी परमिशन लेना पड़ता था कॉन्स्टिट्यूंट में, जिसे आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना पड़ा था, जिसमें बहुत सारे मतलब जो भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे आप देख सकते हैं, जो भी मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने स्ट्रगल किया उसमें। जैसे आप बी आर अम्बेडकर की बात कर सकते हैं, गांधी जी की बात कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि उस समय के फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो वो हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दोस्तों, ये संविधान होता क्या है। तो एग्जाम में क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में, संविधान होता क्या है। तो संविधान क्या है, एक आपको लॉ बुक है। अगर आप देखें लॉ की नज़र से उसको डिफाइन करें तो एक लॉ बुक है, जिसमें आपको बहुत सारा का अनुच्छेद दिया जाता है, कानून के बारे में बताया जाता है, या किसी तरह का मतलब आपके अधिकार के बारे में बताया जाता है। ये एक संविधान है, जो एक किताब है जिसमें सारा चीज़ आपको बताया। जैसे आज के समय जाते संविधान एक कॉमन किताब बन गया, हर एक आदमी आप हाथ में उठाकर आप मतलब कि नारा लगाते हैं, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। इसलिए संविधान आपके लिए आज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, देखिए इसको डिफाइन किया गया एक मतलब कि जो लेट टर्म में था वो मैंने आपको बता दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंडेशन लॉ ऑफ ए कंट्री विच ऑर्डेन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच द गवर्नमेंट और गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज बेस्ड। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब ऐसा एक मतलब लॉ बुक है जिस पर क्या होता है, एक पूरे सोसाइटी का, पूरा एक इंडिया, पूरा एक सोसाइटी, पूरे कंट्री का, पूरे राष्ट्र का एक क्या होता है, आपको जो गवर्नेंस सिस्टम होता है उसको जो चलाया जाता है, किस तरह से उसको एडमिनिस्टर किया जाए, किस तरह से उसको चलाया जाए, वो सारा चीज़ आपको इसमें बताया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर अगर यहाँ पर देख ले, एक्सेप्शंस भी होता है कि बहुत सारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वे लिखावट के तौर पर नहीं होते। जैसे हमारा क्या एक किताब है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
संविधान कहते हैं। लेकिन अगर आप यूके में चल जाएगा, इंग्लैंड में चल जाएगा, तो वहाँ लिखित एक किताब नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ मतलब कि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब एक अलग अलग पेज पर लिखा गया, जैसे कुछ लॉ में चेंज हुआ तो फिर अलग पेज पर हो गया, मतलब एक पूरे तरीके से किताब उससे नहीं बनाया गया। तो इसलिए हर एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक देश का जो कल्चर है वो अलग होता है, तो इसलिए संविधान भी सब देश का आपको अलग देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, लेकिन वहाँ पर आपको देख सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। मतलब यू जैसे सब कंट्री में रिटर्न मिलेगा, लेकिन यूके में आपको क्या मिलेगा, अनरिटर्न मिलेगा, वो मतलब लिखित तौर पर आपको प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कोई भी देश का अगर बात करें दोस्तों, अगर तो वो सारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं होता है, कुछ ऐसा कुछ चीज़ होता है जो एक ट्रेडिशनल वे पर चल रहा है, जो कन्वेंशनल एक मतलब कि जो लॉ है कन्वेंशनल लॉ पर भी चल रहा है, जैसे इंडिया में भी बहुत सारा चीज़ है जो कन्वेंशन पर भी चलता है, तो वो चीज़ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करना आपको दोस्तों, पॉलिटी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इसमें जो फैक्ट्स होता है दोस्तों, इसमें डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब कॉन्स्टिट्यूशन, कब संविधान का गठन हुआ, कब संविधान बना, किस समय में बना, कब पारित हुआ, ये सब जो सारा समय होता है, कब पास हुआ, असेंबली कब बना, कितने असेंबली में लोग थे, कितने साल में बना, तो ये सारा चीज़ मतलब आपको याद रखना है। हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ बोरो किए, जैसे फंडामेंटल राइट्स किए, फंडामेंटल ड्यूटीज किए, वो किस किस देश से बोरो किए, इस तरह का क्वेश्चन जीएस में आपसे पूछा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इस स्लाइड में पूरा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करें तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे पहला जो संविधान बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना यहाँ पर इंडिया का, जो फ्रेम किया गया, उसमें आप जानते हैं उसमें लिखा क्या, बाय द पीपुल ऑफ इंडिया, वो मतलब हम लोग खुद अपने आप को देते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन। वो जो अडॉप्ट किया गया, ये याद रखना आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया, जिसे आज पार्लियामेंट के रूप में आप देखते हैं, संसद के रूप में देखते हैं, वो एक ब्रिटिश के समय में क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना जाता था। वो 26 नवंबर 1949 ईयर 1949, ये डेट याद रखना आपको, 26 नवंबर 1949 को यह कॉन्स्टिट्यूशन आपको अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का। फिर अगर देखें जो फुल ऑपरेशन, मतलब कि जो पूरा एक तरह से इफेक्ट में आया, मतलब जो काम शुरू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 जनवरी 1950 में हुआ। यही 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, जो गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए आप जानते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोला जाता है। और मेनली उसे बोले तो उस दिन मतलब संविधान आपको क्या हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। मेनली हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हुआ था। लेकिन जो प्रॉपर एक मतलब जो पूरा देश में जो कानून बना, जो एक अपना जो यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ, पूरा एक अपना गवर्नमेंट बना, वो 26 जनवरी 1950 के बाद हुआ। इसलिए 26 जनवरी 1950 को बताता है एक पूरी तरीके से हमारा देश क्या हुआ है, आज़ाद हो गया। तो ये डेट आपको याद रखना, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। फिर अगर देख ले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान बना था, तो सबसे पहले जो संविधान बनाया गया दोस्तों, जो अडॉप्ट किया गया था, उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल थे, ये चीज़ एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, आज के कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले बना था उसमें आपको 22 पार्ट्स था, 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल्स था। इसी को बढ़ा के आप देखेंगे 22 से 25 हो गया। जो आज का जो वर्तमान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेजेंट डे का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमारा क्या 25 पार्ट्स है, 400 से ऊपर आर्टिकल है और ये 12 शेड्यूल। आप जानते हैं कि अभी कुछ कुछ अनुच्छेद हुआ है, जैसे 106 अमेंडमेंट हुआ है, अभी जानते हैं कि फिर आपको अमेंडमेंट होने वाला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से कुछ सोसाइटी में नया आता है या कुछ नया कल्चर विकसित होता है, तो देश में कुछ कुछ क्या होता है, अनुच्छेद में कुछ आपको अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल में। तो फिर आर्टिकल जुड़ने से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो संख्या है वो आपको आर्टिकल्स का संख्या बढ़ता है। तो उस समय 395 था, आज आपको 400 से भी क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ये हर एक स्टूडेंट को पता होता है। तो ये सब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जीएस के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें अगर आप चूक जाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो एक बहुत बड़ा समुद्र है। उसमें होता है कि वो जानकारी आपको पता है नहीं पता है, लेकिन जो जीएस का जानकारी है वो आपको पता ही होना चाहिए। उससे अगर आप चूक गए तो फिर एग्जाम मुश्किल हो जाता है निकालना। इसलिए जीएस आपके लिए इंपॉर्टेंट, जीएस पर पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स को आप थोड़ा कम भी टाइम दें, लेकिन जीएस को आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमने बताया भी कि किस तरह से जो ब्रिटिश जिस समय राज करता था, उस समय बहुत सारा एक रिफॉर्म बना था, बहुत सारा एक्ट बना था। तो वो एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में जो ऑप्शंस एक्ट के बारे में पूछ दिया था, रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था, उसके अंदर में क्या क्या रिफॉर्म किया गया था, क्या क्या चीज़ उसमें रूल्स था, क्या लॉज बना था, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो अगर देखें तो ब्रिटिश का जो एक्ट बना था उसे बोला था रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट बोला जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये याद रखना आपको, रेगुलेटिंग एक्ट। ये डेट कब बना था, ये 1773 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, द गवर्नेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आप जानते हैं कि जो
जब अंग्रेज जो इंडिया में जब आक्रमण किया, जब अंग्रेज इंडिया में आगमन हुआ, वो ट्रेड करने आया। शुरू में तो वो क्या व्यापार करने आया था। जब उसको दिखा कि व्यापार में इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, सब चीज़ रहे, तो इस व्यापार को और बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, कब्जा करना शुरू किया, एनेक्स करना शुरू किया हर एक मतलब जगह को। तो वो एनेक्स करना शुरू किया उसने बहुत ज़्यादा। वो मतलब कि ब्रिटिश को तो उतना ज़्यादा, अब वो तो व्यापार लोग थे तो वो आते थे कब्जा कर लेते थे, लेकिन जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होता उसको वो पैसा देते नहीं थे। इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया, ऊपर से कंट्रोल करना शुरू किया। जब देखे वो लोग ज़्यादा आमदनी कर रहे हैं और पैसा कमा के ला रहे हैं इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, और हम लोग को उतना जितना पैसा ना उससे ज़्यादा वो लोग व्यापार लोग कमा रहे हैं, जो मतलब जो ट्रेडर्स थे। तो इसलिए क्या होगा, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग मीन्स क्या होता है, मतलब ऊपर से आप किसी चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं। मतलब आपने रेगुलेटर सुना होगा ना, उसी तरह से रेगुलेटिंग एक्ट है। मतलब ब्रिटिश ने क्या किया, जो गवर्नमेंट था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना शुरू किया। मतलब ऊपर से एक दबाव बना के रखा कि हाँ, जो भी पैसा तुम कमा रहे हो उसका कुछ पोर्शन, कुछ टैक्स मतलब हमको पेड करना है। इस तरह से एक रेगुलेटिंग एक्ट था। तो इसमें क्या था दोस्तों, ये किसके अंदर में था, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल के अंदर में था। फिर अगर देखें उस समय क्या होता, गवर्नर ऑफ बंगाल का जो बंगाल जो तो नॉमिनेटेड था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द 3 प्रेसिडेंटीज बोला गया। मतलब इस समय क्या था, उससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट से पहले गवर्नर जनरल तीन जगह का था, कलकत्ता का था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन जगह था, बॉम्बे का था, इसे आज मुंबई कहते हैं, फिर मद्रास का था, जो कि आपका चेन्नई एरिया है। ये 3 जगह अलग अलग मतलब गवर्नर था। लेकिन जिसमें क्या क्या, गवर्नर बंगाल को एक मतलब मेजर गवर्नर बना दिया गया कि वो तीनों जगह को क्या कर सकते, कंट्रोल कर सकते। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट मतलब चेंजेस था। फिर आपको याद रखना, जो वैरन हेस्टिंग था, ये सबसे पहला कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। तो ये चीज ध्यान रखना, कौन था, वैरन हेस्टिंग। तो इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उस समय क्या होता है, एक सुप्रीम कोर्ट जो आप देखते हैं, जो कलकत्ता में हाई कोर्ट आज बना हुआ है, वो एक सुप्रीम कोर्ट के नाम से ही जाना था जिस समय बनाया गया था। वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। उस समय एक ही कोर्ट था दोस्तों पूरा इंडिया में, उसी कोर्ट से पूरा मतलब कि जो भी बोल सकते हैं कानून सिस्टम आपको चलता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट आपको याद रखना है। आज का जो सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं, जो मेजर फेडरल कोर्ट है जो दिल्ली में प्रेजेंट है, वो आपको मेनली बना था 1935 के एक्ट से। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है जो आगे जाकर आपको डिफरेंट हाई कोर्ट के रूप में चेंज हो गया। फिर अगर उसी तरह से देखें, उसके बाद एक नेक्स्ट एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स किसके नाम पर पड़ा, उस समय के विलियम पिट्स एक मतलब प्रधानमंत्री थे आपको वहाँ के इंग्लैंड के, उसके नाम पर ये एक्ट बना था, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये 1773 में था रेगुलेटिंग एक्ट, और ये पिट्स इंडिया एक्ट कब बना था, ये 1774 में। तो ये एक्ट आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट। अगर हम 1784 की बात करें दोस्तों, तो इट वाज इनेक्टेड टू इम्प्रूव अपॉन द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो कुछ कुछ जो खामियां थी, कुछ कुछ मतलब जो उसमें गलती था, किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में, उस गलती को सुधारने के लिए एक नया एक्ट बनाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये जो नया कानून बनाया गया, इसमें क्या था, एक 6 मेंबर का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स था, मतलब जो एक बोर्ड बनाया गया, उसमें 6 मेंबर को रखा गया, और उसको मतलब हेड करना था कि मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारा चीज़ बताना था, किस तरह से क्या कानून सिस्टम चल रहा है, किस तरह से मिलिट्री गवर्नेंस चल रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारा चीज़। तो ये एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स वहाँ पर गठित किया गया था, जो कि हेड किया जाता था मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसके बाद क्या हुआ, एक नेक्स्ट एक्ट आया आपको, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। कौन एक्ट आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1993। ये चार्टर क्या होता है दोस्तों, चार्टर होता है कि मतलब किसी तरह से लीज दिया जाता है। जैसे आज के समय में आपको किसी तरह का लीज मिल रहा है, या किसी तरह का फ्रेंचाइजी बोल सकते हैं। तो वही होता है कि मतलब 10 साल 15 साल के लिए आपको लीज दिया गया कि हाँ, इतना दूर में आपको व्यापार करना है, इतना दूर में आपको, जैसे आज के समय लीज पर कोई जमीन मिल जाता है, आपको यहाँ पर कुछ मतलब बिजनेस शुरू करना है, उसी तरह से चार्टर था। तो वहाँ के गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन के गवर्नमेंट थे, मतलब जो ब्रिटेन आप जानते हैं कि एक मोनार्कियल सिस्टम भी था, तो वहाँ का जो चार्टर निकलता था उसमें किसी कंपनी को दे दिया जाता था, हाँ यहाँ पर जाके तुमको 15 साल तक व्यापार करना है, और उसके अलावा वहाँ पर कोई और जाके व्यापार नहीं कर सकता। ये चार्टर एक्ट था। तो ये 1793 से इसका सिलसिला शुरू हुआ, चार्टर एक्ट का। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये 4-5 चार्टर एक्ट है जो कि आपको 15-15 साल में, 20-20 साल में क्या होता था, रिवाइज होता था। तो ये सबसे पहला चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो 1793 का क्या था, इसमें प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम इंडिया रिवेन्यू। पहले क्या होता था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था आपको पिट्स इंडिया एक्ट में, उसमें जो रिवेन्यू दिया जाता, वहाँ पर जो लोग थे, 6 लोग थे, उसको जो रिवेन्यू, जो सैलरी दिया जाता, वो ब्रिटिश अपना मतलब कि पॉकेट से देती थी, वो अपना बजट से देती थी। अब क्या हो गया कि जो चार्टर एक्ट बना, तो उसमें क्या हो गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के जो मेंबर थे, उसको जो सैलरी मिलने लगा, वो इंडिया के रिवेन्यू से मिलने लगा। तो मतलब इंडिया का सैलरी आप तो यूज हो ही रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और वहाँ का जो उसके अंदर जो काम कर रहा, वो भी मतलब कि इंडिया के ही टैक्स से आपको दिया जा रहा। तो ये एक मतलब चेंजेस था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। फिर उसी तरह से नेक्स्ट एक एक्ट आया था आपको, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो इसमें क्या था, चार्टर एक्ट ऑफ 1830 में जो मोनोपोली था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का,
वो मोनोपोली बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब वो किसी और ट्रेडर्स को, जैसे आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते थे कि हमको ही मार्केट में इंटर करने दीजिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था कि मोनोपोली बना के रख लिया था अपना कि नहीं, यहाँ पर जो व्यापार होगा वो मेरे द्वारा होगा। तो ये कंपनी था, इसलिए क्या कि इस कंपनी पर थोड़ा सा रोक लगाना पड़ा सरकार को, वहाँ का जो ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था। तो फिर अगर देख सकते जो मोनोपोली था, ट्रेड का जो मोनोपोली था, उस ट्रेड मोनोपोली को वहाँ क्या किया गया, खत्म किया गया। ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन इट। लेकिन इसमें जो मोनोपोली था उसमें सिर्फ चाइना से जो ट्रेड होता था, उस चाइना के ट्रेड को वहाँ पर नहीं रोका गया। बाकी जो इंडिया में जो मोनोपोली था ट्रेड का, वो खत्म किया गया। और जो टी में ट्रेड होता था, चाय में जो ट्रेड होता था, उस समय जानते हैं कि चाय का सबसे ज़्यादा खेती अभी भी आसाम एरिया में, दार्जिलिंग एरिया सब में किया जाता है। तो वो भी पूरा ब्रिटिश के कंट्रोल में था। वो ब्रिटिश लोग ही चाय पीना शुरू किए, वही लोग ने चाय यहाँ पर, मतलब आज के समय चाय यहाँ इंडिया का अपना एक ड्रिंक नहीं है, वो मतलब मेनली ब्रिटिश पोर्तुगीज के द्वारा शुरू किया गया है। तो वो इसका क्या करते थे, खेती करवाते थे, इसको एक्सपोर्ट करते। उस समय लंदन में बहुत ज़्यादा डिमांड था चाय का, तो उस पर उसका कंट्रोल तो था, लेकिन बाकी जो इंडिया पर और मार्केट पर था वो कंट्रोल, उसका मोनोपोली खत्म करा दिया गया। फिर जो क्रिश्चियन मिशनरीज की अगर बात करें, तो क्रिश्चियन मिशनरीज तो पहले तो ब्रिटिश आए यहाँ पर, जो मतलब जो अंग्रेज आया तो वो लोग तो पहले यहाँ पर आया कि व्यापार करेंगे इंडिया में, मतलब सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, व्यापार करने। फिर उसने देखा कि चलो आप कंट्रोल हो रहा, तो उसने क्या किया, फिर अपना रिलीजियस जो मतलब लोगों को कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। मतलब वो क्रिश्चियन में मतलब बोलते लोभ देते थे। आज के समय में आप देखेंगे मतलब बहुत सारा धर्म में क्या कन्वर्ट कराया जाता है, किसी तरह का लोभ दे के या प्रेशर दे के, मतलब धमका कर भी। उसी तरह से ब्रिटिश के समय भी एक लोभ दिया जाता है कि क्रिश्चियन में चेंज हो जाओ, माइंड वॉश किया जाता था। तो ये मिशनरीज का जो वर्क होता था वो उसी समय शुरू हुआ था 1813 में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, दो चीज़ इसमें शुरू हुआ, मोनोपोली खत्म हुआ और क्रिश्चियन मिशनरीज का था जो स्प्रेड था, जो उस समय का जो स्प्रेड था, जो करवाना था, वो चीज़ आपको यहाँ पर शुरू हुआ। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें तो देख सकते हैं जो चार्टर एक्ट हमने कहा था 20 साल का गैप रहता है। ये 1793 20 कर देंगे आप, 20 अगर जोड़ेंगे साल 1813, फिर 1813 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसे याद करने का तरीका है, चार्टर एक्ट में याद रखिएगा 20 साल का आपको गैप था। तो चार्टर एक्ट 1833 आया उसके बाद। तो इसमें क्या हुआ चार्टर एक्ट में, इसमें जो गवर्नर जनरल था यहाँ पर, गवर्नर जनरल हिज काउंसिल वेयर गिवन वास्ट पावर। तो गवर्नर जनरल को जो पावर दिया गया तो उस पावर को यहाँ पर क्या किया गया, बढ़ाया गया। फिर अगर देखते हैं काउंसिल को पूरा फुल पावर दिया गया रिवेन्यू को मतलब कंट्रोल करने में। फिर अगर देखते हैं जो गवर्नर जनरल द्वारा बनाया जाता था। फिर अगर यहाँ पर देखेंगे तो फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एज द गवर्नर ऑफ इंडिया। जिसमें हमने देखा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको सिर्फ 3 जगह के जो गवर्नर था उस पर एक ओवर पावर मिल गया था, मतलब उसको वो कंट्रोल कर सकता था। अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसका नाम ही चेंज करके अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया गया। तो गवर्नर जनरल जब इंडिया बोल दिया गया तो पूरा इंडिया का एक गवर्नर बन गया। जैसे आज के समय आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर तो आप जानते हैं हर एक स्टेट का होता है, लेकिन उस समय का जो ये गवर्नर था, एक समझ ले कि वो प्रेसिडेंट ही था इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर ही था। तो ये चीज़ें आपको देखना, गवर्नर ऑफ इंडिया उसको बोला जाता था। फिर अगर देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये डेजिग्नेशन मिल गया। फिर जितना ही पावर था, ऑल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, वो सब आपको गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो उसका एक काउंसिल मिल गया, उसमें कुछ मेंबर्स थे, वो सारा मेंबर्स उस चीज़ को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। जितना भी लॉ हो गया, कानून हो गया, रिवेन्यू सिस्टम हो गया, वो सारा चीज़ वो लोग खुद मतलब कि हैंडल करते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसी तरह से अगर देखिए अ लॉ कमीशन अंडर द लॉर्ड मैकुले वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। और ये 1833 में क्या हुआ दोस्तों कि जो लॉ था, मतलब इंडिया का जो अपना एक कानून था, उस कानून को यहाँ पर पारित किया गया, जिससे एक लॉ कमीशन बनाया गया। उस लॉ कमीशन का जो मेंबर था, जो मतलब मेनली जो हेड करता था, चेयरमैन, वो याद रखना लॉर्ड मैकुले नाम था। आप जानते हैं टीबी मैकुले के बारे में, उसी का नाम है लॉर्ड मैकुले, जिसने आप जानते हैं यहाँ पर एक जो डाउनवॉल फिल्ट्रेशन थ्योरी था, जो हमने बात करेंगे और मैंने हिस्ट्री में ही बात किया था इस चीज़ के बारे में। तो ये लॉर्ड मैकेले द्वारा शुरू किया। जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आज का समय, जो इंग्लिश का पूरा एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, ये मेनली इसी का दिया है, टीबी मैकुले। उसने कहा था कि इंडियन को इस तरीके से बना दो कि वो मतलब सिर्फ ब्लड में इंडियन रहे, मतलब भारतीय रहे, बाकी मतलब टेस्ट में, स्वाद में भी क्या हो वो अंग्रेज हो, पहनावा में भी क्या वो अंग्रेज हो, लेकिन खून से सिर्फ मतलब कि आपको भारतीय रहे, बाकी सब चीज़ में वो अंग्रेज। इसलिए आज देखते हैं पहनावा ओढ़ावा, हमारे हर एक चीज़ क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, हर एक चीज़ हम कॉपी करते हैं, जो हमारा विदेश का जितना भी चीज़ होता है। ये कल्चर जो मेनली डेवलप किया गया माइंडसेट में, जो कॉलोनियल लिगेसी है, वो आपको टीबी मैकुले द्वारा ही शुरू किया था। आज का जो एजुकेशन सिस्टम, आप इंग्लिश का एजुकेशन देखते हैं, वो इसी का देन है। लेकिन फिर भी यार गवर्नमेंट आप कोशिश कर रही है कि बहुत सारे चीज़ों को लैंग्वेज में आप क्या किया जाए, किसी तरह का बैरियर नहीं हो, इसी लैंग्वेज पर आप काम किया जा रहा है। बहुत सारे आप जानते हैं इंजीनियरिंग अब हिंदी में कराया जा रहा है, मेडिकल तक यहाँ पर हिंदी में आप कोर्स लेकर आया जा रहा है। तो ये एक मतलब माइंडसेट है, उसको आप चेंज किया जा रहा है। फिर आपको चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 की बात करें
तो फिर 20 साल आप देखिए, 33 के बाद 20 साल आप जोड़िएगा तो चार्टर एक्ट 1953 आ गया। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर एक सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल आपको बनाया गया, अपॉइंट किया गया। फिर उसके बाद क्या किया, रिक्रूटमेंट, कंपनी का जो इम्प्लॉइज था उसको यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया गया थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मतलब जिस तरह से आज देखते हैं जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम्स क्या होता है इंडियंस के लिए भी ओपन कर दिया। जो कंपटीशन था पहले क्या होता, ब्रिटिश के ही लोग घुस मतलब उसमें एग्जाम में बैठते थे, एग्जाम क्वालिफाई करते थे। अब क्या होगा कि इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया कि वो भी आकर एग्जाम दे सकते हैं और वो भी ब्रिटिश के अंदर अपना काम कर सकते, तो उसको भी एक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट आपको दिया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आप देख सकते ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज इम्पावर टू पुट द कंपनीज गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया टू एन इंडियन एनी सुटेबल टाइम। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि आप तो मतलब पूरा जो कंट्रोल था वो हमारा मतलब गवर्नमेंट का हो गया, तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा पावर को क्या किया जाए, अब घटा के पूरा तरह से खत्म कर दिया जाए। ये मतलब एक समय था आपको जो चार्टर एक्ट ऑफ 1953 था। इसके बाद ही देखेंगे कि आपको चार्टर एक्ट फिर से क्या हुआ, मतलब नेक्स्ट आपको चार्टर एक्ट नहीं दिया गया था। इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। इसमें आप देखेंगे इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी शुरुआत है। ये लोकल रिप्रेजेंटेशन उस तरह का नहीं समझिएगा दोस्तों कि ये मतलब पंचायती राज सिस्टम है, नहीं। ये लोकल रिप्रेजेंटेशन था कि मतलब बहुत सारे जो गवर्नर थे उसको भी उस काउंसिल में मतलब क्या किया गया था, एंट्री दिया गया था। तो यहीं तक आपको चार्टर एक्ट था। तो इसके बाद क्या होगा, ब्रिटिश का एक अपना पूरा सा कंट्रोल हो गया। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो आप किसी तरह से एक ट्रेडर का मतलब कंपनी नहीं बना, वो कंपनी अब हो गया कि उसे आप पॉलिटिकल ही कंट्रोल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करना, आप देख रेख करना, उसे किसी तरह का व्यापार आप नहीं करना होगा। आप पूरा कंट्रोल क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। पूरा कंट्रोल आप कहाँ से होगा, इंग्लैंड से होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो नेक्स्ट एक्ट आया था उसका क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप जानते हैं 1857 का जो लड़ाई हुआ था, जो हमने पढ़ा भी था, हमारा जो हिस्ट्री का लेक्चर था यूट्यूब पर जिसमें मैंने पढ़ाया था 1857 के बारे में। तो 1857 की लड़ाई के बाद क्या हुआ, जो मतलब कंपनी का जो जितना ज़्यादा उस समय जो एक्सप्लॉयटेशन होता था लोगों को, आप जानते हैं कि किसानों को वो लोग ज़्यादा मतलब टैक्स करते थे, जितने भी राजा रजवाड़े थे उनका मतलब जो जगह था वो सब वो लोग हड़पने लगे थे। तो ये सब जो चीज़ें, इसके कारण क्या होता, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट हुआ था, लोग आक्रामक हो गए थे, आक्रमण कर दिए थे। तो ब्रिटिश को लगा कि आप लोग क्या हो गए, ज़्यादा मतलब आक्रमण करने लग गए हैं। तो इस तरह से क्या किया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने लगा था, तो बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आप हटाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे और लोगों को थोड़ा सा छूट देंगे। तो वही थोड़ा सा रिफॉर्म लेकर आया है। वही रिफॉर्म आपको, जिससे 1857 रिवोल्ट खत्म हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रिफॉर्म किया, जो रिफॉर्म को नाम से जाना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये चीज़ याद रखना है। फिर अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सॉवर्निटी ओवर द इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन एपिरेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट। ये 1857 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्राउन था वहाँ का, उसने क्या किया, कंट्रोल करना शुरू किया। इट प्रोवाइडेड फॉर एब्सोल्यूट ब्रिटिश इंपीरियल कंट्रोल ओवर इंडिया विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। फिर उसने क्या किया, पूरा तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर इंडिया में उसने कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल तो उसने अपने इंग्लैंड से ही किया। बाकी जो कंट्रोल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही मेनली आपको दे दिया। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस हेडेड बाय ए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडेड बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो पूरा जो आप जैसे आज के समय में आप जो देखते हैं अपर मतलब जो हाउस, लोअर हाउस, उस तरह का जो सिस्टम क्या था वो डेवलप होने लगा था। जैसे प्रोविंसेस था, प्रोविंसेस आज के समय में जो स्टेट है, जो राज्य है, उसको क्या क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रोविंसेस बोला जाता है। तो प्रोविंसेस था, तो हर एक प्रोविंसेस, हर एक गवर्नर, हर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप देखते हैं आज के समय भी लेफ्टिनेंट, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो यूटी है, जैसे आप लद्दाख देखे, चाहे आप जम्मू कश्मीर देखे, ये सब सारा जो यूटी, उसमें आप लेफ्टिनेंट गवर्नर का सुनते हैं, जो 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 मतलब कि सेंटर के कंट्रोल में ही होता है। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको क्या, प्रोविंसेस को मतलब क्या करने लगे, ऊपर से वो कंट्रोल करने लगे। फिर देखिए, ऑल द अथॉरिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ द इंडिया वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसमें दो पोस्ट आपको बना, इसमें जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो हमने बात किया 1857 से पहले, वो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था वो खत्म। अब जो पोस्ट इसमें निकल कर आया वो एक आपको किसका था, वॉइस रॉय का था। मेनली गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय बोला जाता था, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो कि मेनली ब्रिटेन के जो मतलब पार्लियामेंट था वहाँ पर वो बैठते थे, तो उसको पूरा रिपोर्टिंग किया जाता था। ये दो बॉडी इसमें क्या हुआ, क्रिएट हुआ, दो पोस्ट आपको क्रिएट हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो जो जितना भी रिपोर्ट होता था इंडिया का, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या किया जाता था, जमा किया जाता था। द पावर वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो पावर तो क्या हुआ, कंपनी से आपको ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश का जो हेड था वहाँ पर, उस पर क्या हुआ, पावर आपको पूरी तरीके से ट्रांसफर हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1850 एक्ट है दोस्तों, ये 1858 जो एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर देखें
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेलाबलिस, जो हमने बात किया था ना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था, इसे क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिला। तो इसने ब्रिटिश जो ब्रिटेन के जो गवर्नमेंट थे उसने क्या किया, इस चीज़ को खत्म कर दिया। द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज इस्टेब्लिश, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था उसको क्या किया गया, नया बनाया गया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वाज मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, जो ब्रिटिश का जैसे आज के समय कैबिनेट सिस्टम देखते हैं उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर मंत्री लोग होते हैं, उसी तरह से कैबिनेट सिस्टम था, उसी का एक मेंबर था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट आपको बनाया गया, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल था, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको जवाब देना था, जितना भी इंडिया में जो कुछ भी घटना घटता था वो सारा रिपोर्ट वहाँ पर करना पड़ता था। तो गवर्नर जनरल वाज मेड द वॉइस रॉय, और गवर्नर जनरल था उसका डेजिग्नेशन चेंज होकर क्या हो गया, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ याद रखना है कि कब कौन सा डेजिग्नेशन चेंज हुआ था। आपको 1813 का वाला चीज़ हमने देखा, फिर 1753 वाला देखा, 1703 का जो एक्ट देखा, फिर उसके बाद 1858 वाला जो एक्ट था, 1858 का जो एक्ट था, उसमें क्या हुआ, यहाँ पर चेंजेस हुआ। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से क्या हुआ, कुछ कुछ काउंसिल एक्ट हुआ। तो ये काउंसिल एक्ट से आपको पता था काउंसिल में कुछ चेंज हुआ, कुछ मेंबर्स को उसमें बढ़ाया गया, कुछ मेंबर्स को उसमें घटाया गया। काउंसिल क्या होता है, एक बॉडी होता है, जैसे आप देखते हैं तो पार्लियामेंट में दो बॉडी होता है ना, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह से आप स्टेट में देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये काउंसिल में क्या हो गया, मतलब जितने भी जो लोग चुन कर जाते हैं वो वहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो काउंसिल बोला जाता था। तो वही एक काउंसिल एक्ट है, इसमें क्या हो गया, कुछ कुछ मेंबर को बढ़ाया गया, कुछ इंडियन मेंबर्स को ज्वाइन किया गया, कुछ मेंबर को घटाया गया। तो ये सब चीज़ आपको काउंसिल एक्ट में देखने को मिलेगा। तो काउंसिल एक्ट 1816 की अगर बात करें दोस्तों, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु वाज रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट गवर्न इंडिया थ्रू द गवर्नर जनरल असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो रूल करता था वो मतलब जो असिस्ट किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। फिर अगर देखें जो सिस्टम था वो आपको डिसेंट्रलाइज हो गया पूरी तरीके से। द वाइस रॉय कुड नाउ आल्सो नॉमिनेट सम इंडियंस। तो अब वाइस रॉय क्या किया, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, मतलब कि जो काउंसिल था, जो पार्लियामेंट था, उसमें नॉमिनेट करने लग गया। कौन, आपको वाइस रॉय। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब क्या हो गया कि बहुत सारे इंडियंस को जो अपॉइंट किया गया तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में उनको असिस्ट करवाने के लिए, मतलब किस तरह से लॉ बनाया जाए, किस तरह से इंडिया का अपना एक कानून बनाया जाए। तो ये सब चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगा इंडियन काउंसिल एक्ट में। फिर उसमें पोर्टफोलियो सिस्टम आपको क्या हुआ, डेवलप हो गया, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में डेवलप किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पोर्टफोलियो सिस्टम जो आज आप लोग देखते हैं मंत्रिमंडल होता है, अलग अलग मतलब मंडल आपको विकसित किया गया, दिया जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम की, कोई कोई मंत्री है, कोई कोयला के मंत्री है, कोई मतलब स्वास्थ्य मंत्री। इस तरह का जो पोर्टफोलियो सिस्टम था, ये पोर्टफोलियो सिस्टम आपको 1861 का जो एक्ट था उसी में क्या किया गया, शुरू किया गया। तो ये याद रखना। फिर वॉइसराय थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको जो वॉइसराय का जो डेजिग्नेशन, जो टाइटल दिया गया, उस वॉइसराय का अब क्या पावर बढ़ गया कि वो ऑर्डिनेंसेस भी करता है। आप जानते हैं ऑर्डिनेंसेस क्या होता है दोस्तों, पॉलिटी में आगे पढ़ेंगे, जो प्रेसिडेंट का जो पावर होता है उसमें आप जानते हैं किसी तरह का स्टेट मतलब इमरजेंसी लग जाता है, तो इमरजेंसी में क्या होता है, पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट के संसद के हाथ में आता है। संसद में किस में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में आ जाता है। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो लॉ बनाते हैं उस समय तो पार्लियामेंट पूरी तरीके से आपको मेजोरिटी या बोल सकते हैं दोनों हाउस तो काम नहीं करता है। तो उस समय प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो आपको लॉ बना सकता है, किसी तरह का वो कानून आपको बना सकता है, उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। वो ऑर्डिनेंस आपको क्या होता है, वाइसराय को आपको वो पावर मिल गया। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर देखें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें भी वही था कि काउंसिल के मेंबर कुछ को आपको बढ़ाया गया, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, जमींदार, इस तरह के कुछ बहुत बहुत सारे लोगों को इसमें ऐड किया गया। तो ये बड़ा काउंसिल नहीं था, आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसे आपको दो नाम से जाना जाता है, एक हो गया मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स। तो आज के समय में जो आप देखते हैं, यहीं से आपको देख ले कि विभाजन का जो कल्चर है, विभाजन का जो एक जो रखा गया ब्रिटिश के द्वारा, जो अंग्रेज के द्वारा डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी रखा गया, वो इसी के द्वारा रखा गया। इसमें क्या को इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स में ये जो दोस्तों ये नाम दिया गया मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स, तो ये जो मॉडले शुरू का जो नाम होता है ये आपको सेक्रेटरी होता है, और ये जो लास्ट का जो नेम होता है इसको आपको वाइसराय को याद रखना। तो मिंटो आपको वाइसराय था इसमें, मॉडले क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको आपको इनलार्ज किया गया, बढ़ाया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी उसमें ऐड किया गया। फिर आपको देखते हैं इलेक्शन को भी शुरू किया गया, लेकिन इलेक्शन वर्ड आपको नहीं यूज किया गया, लेकिन इलेक्शन जो बोल सकते हैं प्रोविंशियल काउंसिल, वो इलेक्शन आपको यहाँ पर सेंटर में भी शुरू किया गया।
फिर अगर देखते हैं मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड आस्क अप सब, अब क्या होता था कि जो मेंबर्स थे काउंसिल के वो क्या करते थे, आज के समय देखते हैं जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें जो सांसद होते हैं वो लोग क्या करते क्वेश्चन करते गवर्नमेंट से, तो वो क्वेश्चन का जो प्रोसेस था वो शुरू हो गया। जो बिल पास होता था किसी तरह का बजट बिल हो गया, वो सारा चीज़ उसमें क्या करता था, एक डिस्कशन होता था। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था डिवीज़न का, जो आज के समय जो पाकिस्तान और इंडिया जो अलग हुआ, जो हिंदू मुस्लिम का जो बंटवारा वो यहीं से शुरू हुआ। तो मुस्लिम को क्या एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे गया कि वो अपना एक अलग चयन कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है उनका एक मतलब अलग सांसद को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मुस्लिम ही होगा और जो वोटर भी होगा वो मुस्लिम होगा। तो ये एक अलग जो कल्चर था, जो एक मतलब ब्रिटिश का अपना एक माइंडसेट था, उसको इसने क्या किया, डेवलप किया। डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी था, ये चीज़ याद रखना। तो देख सकते हैं ये रिजर्वेशन किसके बेसिस पर होता है, रिलीजियस ग्राउंड पर। आज जानते हैं हमारे संविधान में रिलीजियस ग्राउंड्स पर किसी तरह का भेदभाव करने पर आपको जानते हैं जो बहुत सारा एक्ट बनाया गया है उसको प्रोहिबिट किया जाता है, वो मनाही है। लेकिन उस समय ब्रिटिश ने ये चीज़ को शुरू किया था। फिर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद रखना, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो सर जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो फर्स्ट वॉइसरॉय थे जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए, इंडियन वॉइसरॉय। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से हमारा जो 1919 का एक्ट था जिसे मोंटेगू चलन फॉर्म, हमने कहा जो पहला नाम हो वो आपको वॉइसरॉय, इसमें सेक्रेटरी हो गया, सेकंड क्या हो गया आपको वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हो गया। तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 भी कहा, इसमें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पर शुरू हुआ, इन द प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस किया गया। और फिर क्या किया गया, यहाँ पर डायरकी सिस्टम आपको प्रोविंस में किया गया। आप जानते हैं डायरकी सिस्टम क्या होता है, कि मतलब इसमें दो तरह का गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पर शुरू किया है, दो तरह का बिल यहाँ पर बनाया जाता है, सब्जेक्ट्स बनाए। जैसे आज के समय डायरकी क्या है, स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट आपको यहाँ पर बनाया जाता है। तो डायरकी सिस्टम था। सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में, सेंट्रल और प्रोविंशियल में। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट इसको भी सब डिवाइड किया गया ट्रांसफर और रिजर्व में। ट्रांसफर आपको देख सकते हैं, ये आपको एडमिनिस्टर किया था गवर्नर द्वारा, हेड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था ये एडमिनिस्टर किया था गवर्नर एंड हिज को। तो मतलब मेनली गवर्नर का भी अपना पूरा पावर होता था इस चीज़ों को क्या करने में, यहाँ पर एडमिनिस्टर करने में। फिर जो प्रोविंशियल बजट था दोस्तों, ये सेपरेट किया गया सेंट्रल बजट से। फिर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर था, जो इम्पावर्ड किया गया, आपको प्रेजेंट्स अपना बजट वो क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जो टैक्स है वो टैक्स को क्या कर सकते हैं, वो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 एक्ट का आपको यह चीज़ पूरा था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह से आप जानते हैं साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया कि किस तरह से जो 1919 का जो एक्ट किस तरह से काम कर रहा है उसको पूरा रिपोर्ट करने के लिए। फिर अगर नेक्स्ट लेके देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट है, इसमें क्या किया गया, जो फेडरेशन का सिस्टम है, जो सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है वो आपको इसमें शुरू किया गया। फिर अगर यहाँ देखें तो एक्ट क्या किया, लेजिस्लेटिव पावर्स को डिवाइड किया सेंटर और प्रोविंस के बीच में। फिर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था प्रोविंस का, उसको एक्सरसाइज गवर्नर के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता था। क्राउन के जो रूल होता था, जो गवर्नमेंट इंग्लैंड का, उसके रूल के द्वारा क्या किया जाता था, एक्सरसाइज किया जाता था। फिर अगर कुछ मैटर्स में क्या होता था, जो गवर्नर था वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रेशन, मतलब गवर्नर का होता था वो अपने तरह से एक वीटो पावर उसके पास होता था, एक डिस्क्रेशन पर अपना वो काम कर सकता था, कुछ अपने तरीके से वो डिसीजन ले सकता था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा दिया गया था। फिर अगर वहीं पर देखें, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। फिर अगर नेक्स्ट इसमें आगे देखें, यहाँ पर द गवर्नर जनरल वाज हैड इंडिपेंडेंट पावर्स ऑफ द लेजिस्लेट करेंटली विद दोज ऑफ द लेजिस्लेचर विदाउट द गवर्नर जनरल प्रीवियस सैंक्शन। तो जो आप जो गवर्नर जनरल का एक अपना मतलब वीटो पावर होता था, वो किसी तरह का आपको रूल रेगुलेशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो एक्ट है दोस्तों, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा जाता है। द थ्री फोल्ड डिवीजन बनाया गया एक्ट ऑफ 1935 में। इसमें देखिए एक फेडरल लिस्ट, जिसे आप आज के समय में सेंट्रल लिस्ट कहते हैं, सेंट्रल सब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें फिर सिर्फ सेंटर का ही मतलब एक्सक्लूसिव पावर होता है उस पर लॉ बनाने का। फिर उसी तरह से एक प्रोविंशियल लिस्ट होता है, जिसे आज के समय आप स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं। उसमें स्टेट सब्जेक्ट में क्या होता है, सिर्फ आपको स्टेट, जैसे पुलिस हो गया, लैंड हो गया, ये सब क्या स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट के पास पावर होता है उस पर नियम बनाने का। फिर उसी तरह से कुछ कुछ जुरिस्डिक्शन होता है, जैसे एक्सक्लूसिव आज के समय में आप देख सकते हैं कंकरेंट लिस्ट, उसमें स्टेट सेंटर का दोनों होता है, लेकिन वो सेंटर का उसमें ज़्यादा पावर होता है। फिर कंकरेंट लिस्ट जो आज के समय आप देख सकते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना। फिर डोमिनियन स्टेटस आपको प्रॉमिस जो किया गया था साइमन कमीशन 1929 में, वो आपको इसमें दिखाया गया, लेकिन डोमिनियन स्टेज पर लोग नहीं माने उस समय के, जो जितने भी आपको मतलब जो मंत्री थे, जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे। फिर डायरकी जो सिस्टम था वो एबोलिश किया गया प्रोविंसेस से, जो प्रोविंस से जो मतलब स्टेट से ये हटा दिया गया डायरकी सिस्टम, लेकिन वो जो सेंटर में था, वो सेंटर में इस चीज़ को आपको मतलब कि लाया गया, जिसमें कि दो सिस्टम में इसको बांटा गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना।
इसमें जो जो इंपॉर्टेंट था दोस्तों वो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस करा दिया। तो ये है। उसके बाद आप जानते हैं क्रिप्स मिशन आया 1942 में। तो क्रिप्स मिशन आपको याद रखना, इसका डेट 1942 में आया। इसमें तो क्रिप्स मिशन में कौन थे? स्टाफर्ड क्रिप्स, तो इसी के नाम पर यह मिशन रखा गया था। ये ब्रिटिश मतलब मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट के थे, यहाँ पर भेजा गया था क्रिप्स मिशन को, कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाया जाएगा, जो यहाँ पर जो संविधान गठित किया जाएगा, संविधान का जो बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट, वो किस तरह से गठन होगा, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया था। फिर अगर उसके बाद देखें, जो क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा आया यहाँ पर? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन देख सकते हैं 1946 में। ये डेट आपको याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। इसमें कैबिनेट मिशन में देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 मतलब मेंबर आए। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये याद रखना आपकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टाफर्ड क्रिप्स और मिस्टर एवी अलेक्जेंडर, ये 3 मेंबर थे जो कि कैबिनेट मिशन के मेन मेंबर थे, जो कि इंडिया आकर आपको मतलब सलाह दिए। कैबिनेट मिशन प्लान जो इसको एक तरह से बोला जाता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह से बनाया जाएगा, इसमें इंडिया के मेंबर होंगे, पाकिस्तान के मेंबर होंगे, जो मुस्लिम मेंबर है वो होंगे, हिंदू मेंबर होंगे। ये आपको कैबिनेट मिशन, इसी कैबिनेट मिशन पर ही क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन आपका गठित हुआ। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना इस कैबिनेट मिशन के थ्रू ही आपको बना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद माउंट बेटन आया, फिर माउंट बेटन प्लान हुआ। फिर आप जानते हैं 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिला, जो अगस्त 1947 के 12 बजे रात के बाद क्या हुआ, देश आपको आज़ाद हुआ। तो ये चीज़ आपका लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पर याद रखना। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये डिस्कशन था, आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में वो डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा उसमें हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन से डेट में फॉर्मेशन हुआ, कितने मेंबर थे, कौन मेंबर ने उस बॉडी को रिप्रेजेंट किया, वो सारा हम लोग आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर आपको स्काई एकेडमी 360 में मिल जाएगा, जो इसका ऐप भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सारे एग्जाम्स का यहाँ पर तैयारी कराया जाता है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में। तो ये बीपीएससी 71वीं का जो आपका रिवीजन बैच है, ये आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। पॉलिटी अभी मैंने शुरू किया, हिस्ट्री भी शुरू है आपको। तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और मतलब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।